ओके, तो क्वेश्चन एक ये है। एक तो आपका मॉलिक्यूल रहता है अमोनिया NH3, ठीक है। हम्म। और इसमें एनसीईआरटी में काफी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी में अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है तो क्वेश्चंस भी वहां से बहुत बार बन जाते हैं नीट में। तो ठीक। जो अमोनिया मॉलिक्यूल है और आपका PS3, ठीक है। हम्म। तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल के बारे में एक तो क्वेश्चन रहता है, रीजन के एक बेस पे आता है। एक तो क्वेश्चन आपका रहता है इसमें बॉन्ड एंगल के बेस पे। और सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जियोमेट्री, ठीक है, या आपकी शेप, ठीक है, उनके बारे में रहता है। और यहाँ पे रीजन बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ना यहाँ पे रीजन आपको दिए जाते हैं स्टेटमेंट वाइज और फिर वहां पे क्वेश्चन आपको क्लियर करना होता है। तो अमोनिया PS3 पे क्वेश्चंस आए भी हैं तो इसलिए थोड़ा इसको समझना जरूरी है। तो इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, पहला क्वेश्चन जो है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। हाँ, अमोनिया कितना बॉन्ड एंगल होगा, समथिंग 107। 107। PS3 कितना होगा? हाँ, पीएससी का उससे कम होता है कुछ ऐसा, एनसीईआरटी में 93 ऐसे कुछ करके दिया है ना। देखो, इसमें जैसे अगर हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इसमें रहता है अमोनिया, ठीक है, उसमें वीकेंट ऑर्डर्स की कहानी आती है। तो हम्म। हाँ, अगर अमोनिया आपको पता ही है अच्छा खासा बेस है बिकॉज ये डोनेट कर सकता है लोन पेयर्स को, ठीक है। और ठीक। ऑक्टेट भी कंप्लीट नॉन रिच है। अगर इसके सामने कहीं से H+ आयन आएगा तो ये इजिली, ये H+ आयन कहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये आपका एसिड है कोई, ठीक है। हाँ। तो ये आपका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। और उस केस में बिकॉज H+ आयन की मोबिलिटी भी अधिक है, लोन पेयर्स की भी मोबिलिटी अधिक होती है, तो आराम से यहाँ पे मोबिलिटी मैक्सिमम होने के चक्कर में दोनों साइड से तो ये सीधा का सीधा आपका NH4+ आयन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अमोनियम आयन। अब यही मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे PS3 को लेकर। तो हम्म। PS3, इसके पास भी वही लोन पेयर्स होगा, ठीक है। हाँ। वो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस। अगर इसके सामने H+ आयन आएगा तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका जो H+ आयन है इसका मतलब यहाँ पे आपका एसिड है। और ये जो PS3 है, क्या ये बेस होगा, यस और नो? क्वेश्चन ये है हमारा कि बेस की तरह वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है दोनों के दोनों ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में ये पूछो, क्या ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी या स्लो होगी? ये रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए या फिर रिएक्शन आपकी हाँ, स्लो होनी चाहिए? पास होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों होनी चाहिए, बताओ क्यों होनी चाहिए। पहले तो मुझे बताओ, PS3 क्या स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक बेस होगा, क्वेश्चन हमारा ये है। वीक बेस होगा। हाँ, वीक बेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वीक बेस ही होगा ये। क्यों वीक बेस होगा? क्योंकि देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीक बेस होगा क्योंकि इसके पास पता है कि नाइट्रोजन जो बिलोंग करता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से। सेकंड। हम्म। फास्फोरस बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। तो ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर्स तो है, बट इसके पास हाँ। 3D0 भी होता है। ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करो कि सर इलेक्ट्रॉन रिच है, वो ठीक है, लोन पेयर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी तो है। तो उसकी हाँ। वजह से ये परफेक्ट डोनर नहीं हो सकता लोन पेयर्स का। जब परफेक्ट डोनर अमोनिया की तरह नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपके वेकेंट हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपका वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता। अगर ये वीक बेस है तो फिर एसिड कैसा होना चाहिए अगर रिएक्शन? स्ट्रॉन्ग हाँ, एसिड होगा। तो मैं मेरा क्वेश्चन है कि एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वीक होना हम्म। चाहिए? इसको स्ट्रॉन्ग। चाहिए कैसा? फॉस्फीन तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। होगा, हाँ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वही रिएक्शन परफॉर्म कर, क्योंकि सामने वीक हो गया ना। यस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो भी क्या ये इसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? अगर मैं बोलूं आपसे वीक बेस के सामने वीक एसिड है तो रिएक्शन मतलब बहुत ही स्लो होने वाली है, ये तो कंफर्म, मतलब बहुत रिएक्शन होती भी नहीं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अब यहां से पॉइंट क्या है कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया तो रिएक्शन हो जाएगी, बट रिएक्शन क्या फास्ट होगी? नहीं, रिएक्शन स्लो। फास्ट नहीं होगी, अभी भी रिएक्शन आपकी स्लो रेट से ही जाएगी। फास्ट नहीं होगी, मॉडरेट हो सकती है या फिर आपकी स्लो।
तो स्लो और मॉडरेट रेट से ही रिएक्शन आपके यहाँ पे प्रोसीड होगी, और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, PH4 पॉजिटिव यस। हो जाएगा, हाँ। PH4 प्लस। अच्छा, अब इसमें एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि NH4 प्लस का फॉर्मेशन और PH4 प्लस का फॉर्मेशन, इसमें मैं दो स्टेटमेंट आपको देता हूं, आपको टिक करना है कौन सा किसके लिए वर्क करेगा। पहला मैं ठीक है। बोलूंगा आपसे स्टीरियो स्टीरियो केमिकली इनर्ट, किसके लिए एप्लीकेबल कौन सा वर्ड होगा, ठीक है। और सेकेंड में आपको देता हूं स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव। ये दो मैंने वर्ड दिए हैं, ये दोनों में से कौन सा वर्ड किस कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा, स्टीरियो केमिकली इनर्ट कौन सा होगा और स्टीरियो केमिकली एक्टिव कौन होगा, बताओ। ये ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं और जनरली आपको पढ़ने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। पहले भी आपको पढ़ने को मिले नहीं होंगे ये वर्ड रिलेटिविटी हाँ। के। तो मुझे बताओ स्टीरियो केमिकली इनर्ट कौन सा होगा कंपाउंड दोनों में से। मैं NH4 प्लस के लिए तो यूज कर ही सकता हूं, लेकिन स्टीरियो केमिकली इनर्ट में बेटर वर्ड अगर मैं यूज करूं तो रिएक्टेंट के लिए यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे रिएक्टेंट के लिए। तो NH3 और PH3 बताओ, दोनों में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो स्टीरियो केमिकली इनर्ट है, और कौन सा ऐसा जो स्टीरियो केमिकली आपका एक्टिव है, बताओ मुझे। अमोनिया स्टीरोकेमिकली एक्टिव होगा। एक्टिव कौन होगा, अमोनिया NH3। होगा। फिर से हाँ। सुन लो, एक सेकंड, वही होना चाहिए ना, स्टीरोकेमिकल एक्टिव। चलो इसका रीजन खोजते हैं हम लोग, है ना, इसका रीजन खोजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इसका रीजन मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। देखो, हमें पता है नाइट्रोजन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, एक लोन पेयर है। थ्री। आपको अच्छे से पता है कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एक s होगा, बाकी आपके 3 p होंगे। आपको पता है कि सर इसकी ज्योमेट्री है, ये भी हम लोगों ने देख चुके हैं, कौन सी भी बिकॉज ऑफ लॉन पेयर रिपल्शन है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल, राइट। हाँ। कोई इसमें डाउट नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, मतलब बॉन्ड एंगल कौन सा, ये और ये वाला 107। कितना होगा, 107 डिग्री। ये समथिंग आपका आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कहानी वहीं से शुरू होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो पता है NH2, हम 2s2 लिख लें NP3। यहाँ पे, 2s के ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, और 3p के कितने 2p के 3। हो जाएंगे ये, सॉरी दिस इज 2p है ना, हाँ। 2p कितने हो गए हैं आपके 3, क्लियर हो गया। अभी हाँ। इनको मैं हाइब्रिडाइज कराऊंगा, बताओ पहले। तो हाइब्रिडाइज कराएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, सारे के सारे मीट कर जाएंगे ना, यस। 2s वाले दो, 2s वाले दो मतलब ये 2s वाला है, तो ये हाँ। हाँ। यही होगा लोन पेयर। मैंने पहले भी आपको बताया था, यस। लोन पेयर आपके 2s वाले। फिर बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये, मतलब ये तीनों क्या है आपके 2p के हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जी क्या हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेम। एनर्जी, हाइड्रेशन का यही काम है, क्लियर है। और बाद वाले जो 3 दिख रहे हैं उन तीनों से क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से सिग्मा, तो सिग्मा बन रहा है, तो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा कि इस अमोनिया के अंदर स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्यों, ठीक है। क्योंकि वो इसके पार्टिसिपेट पास करेंगे। कहीं भी प्रेजेंट 2D तो होता ही नहीं है ना, नहीं होता। एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे 2D प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो मतलब ये जो आपके 2s के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए लोन पेयर ही प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे कोई इसके पास एक्शन ऐसा नहीं है नाइट्रोजन के पास कि अपने ऑर्बिटल्स को एक्सटेंड कर जाए,
इसकी वजह से क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है, वो आपकी डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो ये जो लॉन पेयर्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ अमोनिया के अंदर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लॉन पेयर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? यस सर। अब आओ पीएच3 पे। तो पीएच3 में क्या आपको दिखेगा उसके स्ट्रक्चर में? तो पीएच3 की बात करो तो यहाँ भी क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। ठीक, लोन पेयर बना लिया आपने। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक्चुअली 4 आपको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 भाई, 3 सिग्मा एक हाँ लोन। राइट है। तो 4 आने का मतलब यहाँ पे आपका जो आइडियल जो बॉन्डिंगल है वो कितना होता है, टेट्राहेड्रल की बात करते हैं ना वही, तो वन आइडियल नॉट बॉन्डिंगल आपका कितना होना चाहिए, तो वो तो ये होना वन चाहिए 109 वाला ना, 0.5 0। डिग्री वाला, है ना। तो आइडियली अगर आपके इस टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल थीटा आता है इसकी वैल्यू आती है 90 से थोड़ी सी ऊपर 93.7। होती है, 90 डिग्री से थोड़ी सा वो बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं मोर क्लोज टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से थोड़ी बहुत आपकी ऊपर ही होती है। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि ये जो पीएच3 है, इस पीएच3 के अंदर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो वही आपका एक तो 3s आ जाएगा। ठीक टू है, 3p3। और फिर इसके बाद आपका 3p वाला वही 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप हाइब्रिडाइज्ड कराओगे तो आपको पता है कि सारे के सारे उसी तरीके से आपके मिक्स हो जाएंगे, 3 वाले 2 3p वाले ये 3, और ये जो 3s वाला है ये क्या होगा, ये लोन पेयर होगा ना। हाँ। तो मतलब ये लोन पेयर वाला का हाइब्रिडाइज्ड हुआ ही नहीं है, तो मतलब ये तो आपके प्योर एस ऑर्बिटल ही रहते हैं जैसे वहां भी रहा था। ठीक है, यस। NH3, तो ये प्योर एस ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये लोन पेयर्स एक्टिव होंगे जस्ट लाइक NH3? नहीं होते। क्यों नहीं होंगे? वो वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी है और वो हाँ, पार्टिसिपेट नहीं वेकेंट करते। ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होगा। और दूसरा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्बिटल्स हैव बीन यूज्ड इन बॉन्डिंग। वो तो वाले आपके बॉन्डिंग में तो आपके तीनों के तीनों दिखाई देंगे, ये सिग्मा वाले। ये आपका क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर एक्चुअली यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो 3D आपका यहाँ 0 होता है, तो 0 होने के चक्कर में भाई एरिया तो बढ़ेगा ना, हम्म। है ना। तो पीएच3 में एक्चुअली जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसकी वजह 3D के वेकेंट होने की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया तो बढ़ी गई, तो जिसकी वजह से लोन पेयर की जितनी एक्टिविटी NH3 वाले केस में थी उतनी एक्टिविटी आपको यहाँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, डिस्पर्स्ड हो चुके हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन्स फैल चुके हैं। तो डिस्पर्स्ड होने की वजह से लोन पेयर उतना एक्टिव नहीं होगा जितना आपका आपका अमोनिया एक्टिव होगा। लेकिन तो ये लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा ये, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ पे? तो यस। वो आपको वो पहले वाला आंसर मिल गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रैगोज रूल्स की। तो ड्रैगोज रूल्स बाद में पढ़े क्या, पहले डाइपोल मूवमेंट पढ़ने क्या, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीजें पढ़नी बाकी हैं यहाँ पे, जिस जो आपको अगर पता है तो बहुत आपने सुना होगा शायद, पहले पहले ड्रैगोज के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना सर। हाँ वही तो पढ़ना है, ड्रैगोज पढ़ना है और बैंड रूल पढ़ना है। इनके बिना तो केमिकल बॉन्डिंग अधूरी होती है। बैंड टी होता है बैंड रूल, ड्रैगोज और बैंड रूल। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, आज डाइपोल मोमेंट वगैरह पे ना वो सारी चीजें कवर कर लेते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे। ड्रैगोज थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कौन कौन सी पीरियड में वर्क करता है, कौन कौन सी आपके ग्रुप में वर्क करता है, ब्लॉक में वर्क करता है, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, और जैसे PCl5 वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, SFC क्वेश्चन आते हैं, वो ड्रैगोज और बैंड रूल पे बहुत अच्छे से काम करता है। वहां पे S परसेंटेज और P परसेंटेज के बेस पे कहानी चलती है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, कल ठीक है। पढ़ते हैं इसको। तो आज हम क्या करें, आज हम क्या करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। हम्म। ठीक, चलो। तो पहले देखो डाइपोल मोमेंट इसलिए किसके लिए वर्क करता है और क्या उससे डिफाइन हम क्या करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना, आपको फजान रूल डिस्कस किया था, हाँ। इसी तरीके से आपका जो डाइपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपका वर्क। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली बताता क्या है, दो चीजें हैं। यह तो आयोनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर कौन डिफाइन करता है,
और कोवलेंट कंपाउंड में आयोनिक करेक्टर डिफाइन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में जो आयोनिक कंपाउंड थे उनके अंदर कोवलेंट करेक्टर को डिफाइन करने वाला कौन था? फॉजान रूल होता है। पॉइसन रूल था, ठीक है। हाँ पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी पे बात करता है। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक करेक्टर को डिफाइन कौन करता है? डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। पहले ये समझ लो दोनों का काम क्या है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता हूँ इस तरीके से कि जैसे मान के चलो हमारे पास प्रेजेंट है सपोज एशियल मॉलिक्यूल। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो एशियल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो आपका आयोनिक या कोवलेंट? एशियल आयोनिक आयोनिक नहीं है, कोवलेंट है ये। और कैसा HCl। कोवलेंट? पोलर कोवलेंट। बताओ क्यों? मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था, ब्लॉक में होता है वो आयोनिक आपको होता याद है। होगा। एस ब्लॉक के साथ अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो आयोनिक होता है। अरे हाँ फिर या तो हाइड्रोजन कोई पोजीशन ऐसी फिक्स आई नहीं कि भाई वो तो एस ब्लॉक में काउंट ही नहीं किया था। नहीं। तो मतलब एशियल जो है जहां पे हाइड्रोजन ने परफेक्टली 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, क्लोरीन ने भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो यू इस तरीके से बॉन्ड बनता है ना इनमें। हाँ यस। उधर से पी, इधर से एस ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कहीं कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं नहीं। हुआ। अगर यहाँ पे NaCl होता तो नाउ हाँ दिस अभी को आयोनिक होता। बट दिस वन इज कोवलेंट कंपाउंड। बट कैसा कोवलेंट है? बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। अब आप ये जरूर ध्यान रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं सर हाइड्रोजन एस ब्लॉक से ब्लॉक, हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर ही थी ना, 2.1 होती है ना। कट हो रही है। हम्म, आपकी साउंड कट हो रही है। अभी क्लियर आ रही है? हाँ भी आ रही है। ठीक है। हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? नियर अबाउट होते हैं। लगभग बराबर ही होती है। हाँ लिथियम जो पहला एलिमेंट है जिसकी 1.0 होती है, ठीक है। फास्फोरस हाइड्रोजन के लगभग बराबर है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट लाइक फास्फोरस है, तो फास्फोरस पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है। तो भाई हाइड्रोजन को क्या मैं एल्किली मेटल्स की तरह काउंट करूं? नहीं। वो तो सभी मेटल्स के मतलब फर्स्ट ग्रुप 14 और 16 के 18 के तरह करता है ना। हाइड्रोजन तो फिक्स नहीं है कुछ। वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सीधी बात वही कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन को बहुत बार बच्चे जैसे एचसीएल में देखते हैं पोलरिटी, सीधा बोलते हैं पोलर बॉन्ड है। एनएसीएल इज एक्चुअली पोलर बॉन्ड, लेकिन एचसीएल आपका पोलर नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बताओ? 4 होती है ना, 4.0। हाँ हाँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन कितनी से कम होती है ना। यस 3.8 कुछ तो अब होता आप है। मुझे बताओ, हाँ अब बताओ मुझे, इसकी 3.0 समथिंग, उसकी 2.1, कितना डिफरेंस है हाइड्रोजन क्लोरीन में? क्या बहुत 1.1 डिफरेंस का है? क्या है। बहुत यस। डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक। समझ में आ गया? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अमोनिया बताओ कैसा है, मैं पूछूं आपसे वाटर मॉलिक्यूल कैसा है, ये सारे के सारे आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यस कोवलेंट। राइट, बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगर मैं पूछूं आपसे नॉन पोलर, तो डायटोमिक वाले जैसे Cl2 हो गया नॉन पोलर है, H2 हो हाँ गया नॉन पोलर है, O2 हो गया नॉन पोलर है, ये सारे बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी क्या है? बराबर है, बराबर ही होगी। हाँ। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया था HCl के अंदर पोलर कोवलेंट, मैंने सिर्फ कोवलेंट नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पे चार्ज माइनस आएगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों हैं, ये एक्चुअली ना आपको इस तरफ दिखेंगे, इसकी तरफ, Cl की तरफ। Cl की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन मतलब HCl की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन ही आपको समझ में आएगी, सिर्फ होती हुई दिखाई देती है। क्या आपको ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो जब Cl की तरफ दिखाई देगी तो दैट्स व्हाई पोलैरिटी विल क्रिएट, तो माइनस और पॉजिटिव चार्ज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यस। आपके मॉलिक्यूल्स परफेक्टली होते हैं पोलर बॉन्ड प्लस कोवलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। इसी तरीके से आपका अमोनिया का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अब करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली ए कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर, वेक्टर। ठीक है। यस, हम्म।
एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट एन आइडियल सिचुएशन, बट आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं है कुछ भी। हाँ एग्जिस्ट नहीं होती। ठीक है, इन रियलिटी नो बॉन्ड और ए कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवलेंट और आयोनिक, आयोनिक होते ही नहीं। ऐसे ए और बी की बात करो, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली यहाँ पे अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर दिखाई देगी, 2 बार्स बी। बी। दूसरा, इट इज ए वेक्टर, और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को डिफाइन करता है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो मतलब बी अपनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ए का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको खींच ले, तो मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके मूव करेंगे टुवर्ड्स बी, बिकॉज बी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा अधिक, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सेम प्रोसेस एचसीएल, सेम आपके एचओ के अंदर यूनिट आपका क्या होता है, डेबी, ये लिखा हुआ है। बाकी आपका म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो नेट जो चार्ज आपको दिख रहा है इनटू आपका जो बीच की डिस्टेंस है, इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं बहुत बार। एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल्स possess the dipole moment, dipole moment is usually represented by this unit कैपिटल D सिंबल है। तो 1D इज इक्वल टू, ये आपका कूलोमीटर, ये आपको दे रखा है यहाँ पे इसका रिलेशन, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चार्ज है ना इसलिए कूलोम, बाकी आपकी डिस्टेंस तो मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ से समझने वाले हैं, कुछ हमारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे BeCl टू, कुछ कॉमन एग्जांपल है आपका, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में डाइपोल मोमेंट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले BeCl2 देख लो, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0, क्यों, 0 अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 0 नेट रिजल्टेंट। CO2 के अंदर भी वही सेम 0, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाहर की तरफ। BF3 में बताओ कितना होगा, 0 ही होगा, में फ्लोरीन रिजल्टेंट डाउन हो जाता है ना, इन दोनों का तो देखो इधर जाएगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये आएगा ना, यस और इसका रिजल्टेंट ऊपर, तो ये इसको वो कैंसिल आउट इक्वल करेगा, होता तो है, नेट डाइपोल cancel कितना, करेगा। 0। 0 इसी तरीके से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट CCl4 में देख सकते हैं, इसमें भी कैंसिल आउट करता है ना, CCl4 में भी होता है। CCl4 में नहीं पता, आखिर इस तरीके से बनाते हैं ना स्ट्रक्चर को समझने के लिए। हाँ ये इसको कैंसिल आउट करेगा, इसको कैंसिल आउट करेगा, रिजल्टेंट। CCl4 बहुत बार यूज करते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन में, नॉन पोलर हाँ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, लोन पेयर्स के तो अलग अलग होता है, वो कैंसिल आउट नहीं होता। लॉन पेयर्स किधर जाएगा, अंदर या बाहर की तरफ, डाइपोल मोमेंट आउटसाइड, बाहर की अबे, तरफ जाएगा। ऑलवेज अबे, ठीक है। इन दोनों की बात करो तो ये इधर जाएगा, इसका इधर आएगा। इन दोनों के डाइपोल मोमेंट जो ऊपर है लॉन पेयर्स वाले, इनका इसका ऐसा मिला ना डायरेक्शन, इस तरीके से मिल रहा है ना, हाँ ये जो डायग्राम वो तो मिला ऐड ना, हो जाएगा सब इन दोनों कुछ। का नेट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, हाँ तो बस इनका डायरेक्शन कैसा हो गया है, सेम ना, यस बस। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, पोलर इक्वल टू होता है 0। तभी। इस तरीके से अमोनिया देख लो, अमोनियम क्या होगा, 0 आएगा क्या, बताओ मुझे, नहीं आएगा। आपको पता है अच्छे से, ये नेट ऊपर जा रहा है इसका, अभी लॉन पेयर्स का, इन तीनों का डायरेक्शन तो सेम नेट हो जाएगा ना, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, इट इज आल्सो पोलर। NF3 बताओ, NF3 में NF3 के हो अंदर सकता है, F की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो फिर वो लॉन नीचे पेयर्स की आएगा। बाहर जाएगी इसकी, फ्लोरीन के यस आपका इस तरफ जाएगा, जाएगा ना रिजल्ट नीचे की तरफ। तो बट क्वेश्चन ये है क्या ये इसको क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं। भाई, लॉन पेयर्स की जो आपकी लॉन पेयर्स की जो डाइपोल मोमेंट्स होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपका ये फ्लोरीन शो करेगा विद नाइट्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे कि सर ने इसका लॉन पेयर्स को ऊपर जा रहा था, 3 फ्लोरीन का सर यूं जा रहा था, इसी तरीके से करोगे ना सर, इनका नेट रिजल्टेंट की बात करो तो सपोज मान लेते हैं सर यहाँ पे आ गया, लॉन पेयर्स का ऊपर है, तो मुझे बताओ क्या लॉन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा विद अपोजिट साइन? नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ NF3। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। हाँ चलो बाकी और भी क्वेश्चंस, इस पे लेक्चर मेरे बने हुए हैं। मैंने डाइपोल मोमेंट मैंने अभी आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था मैं, ओके
अभी सी बैच के बच्चों को, तो वहां पे आपको एक बार मिल जाएगा, एक बार देखना जरा वहां पे एक लेक्चर है, वहां पे लेक्चर को पढ़ना जरा, वहां पे आपको दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे देखते हैं लॉन पेयर्स मूवमेंट्स में कुछ और आपके अदर कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ते हैं जरा एक बार। लॉन पेयर हैज जीरो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डाइपोल मूवमेंट, लिखा भी है वैसे। इफ इट इज प्रेजेंट इन प्योर एस और पी ऑर्बिटल्स तो हम करते हैं अबे। हालांकि हम एस और पी वालों को जनरली हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं, हमेशा आपको अबे दिखाना है। और थोड़ी बहुत वैल्यू रहती है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा होता है कि इसका जीरो कंट्रीब्यूशन हम मान के चलते हैं, ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जीरो मत माना, जीरो थोड़ा सा अधिक होता है, और अबे होता है मेजर सेंट्रल एटम्स। लॉन पेयर्स कंट्रीब्यूट, यहाँ पे लिखा है टुवर्ड्स, लॉन पेयर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डाइपोल मोमेंट इफ इट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जल्दी लोन पेयर्स होती नहीं है। अगर होंगे अगर प्रेजेंट, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने डाइपोल मूवमेंट को, जैसा भी हम लोगों ने अमोनिया वाले केस में पढ़ा था, हाँ पीएच3 वाले केस में पढ़ सकते हैं अपन। तो वो यस हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, याद है ना, हाइब्रिडाइज्ड हुआ था ना, यस उसका वही लॉन पेयर 2s हुआ, तो हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ही ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन पेयर हाइब्रिडाइज्ड होगा तो डाइपोल मूवमेंट को शो करता है जीरो से अधिक। अगर हाइब्रिडाइज्ड नहीं हुए, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उस केस में उनका कितना होगा, नेट जीरो। ठीक। ये बात समझ में आ रही है, हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड वाला केस। हाँ नेक्स्ट, सर। वैल्यू ऑफ लॉन पेयर्स मूवमेंट डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं sp sp2 और sp3, ठीक है, अप टू मैक्सिमम आपकी 50% होती है। तो अगर मैं sp2 sp3 और sp3 की बात करूं तो sp में कितना होगा एस परसेंटेज, 50। 50%। sp2 में कितना होगा एस, 33.33। हाँ, तो 50 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए मैं लिखा है अप टू। और हाँ लास्ट में sp3 वाले में कितना होगा, 25%। कितना, 25। हाँ बिल्कुल। तो जहां पे एस परसेंटेज ज्यादा, वहां पे डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट कर रहा है, बिकॉज एस अगर सबसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एस कैरेक्टर किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, क्लोज टू न्यूक्लियस। यस। इन जनरल लॉन पेयर्स मूवमेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है। हम जनरल केस की बात करते हैं तो लॉन पेयर्स का जो मूवमेंट है वो ग्रेटर देन होता है बॉन्ड पेयर, लेकिन NF3 जो पढ़ा था ना, वहां पे तीन तीन फ्लोरीन थे, इसलिए वहां पे अगर वो कैंसिल आउट नहीं कर सकता था, ये बात आपको ध्यान। ठीक। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, चलो बताओ जरा इनके आंसर्स। तो आपको देख रहे होंगे पहला केस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। हाँ ये एंगल पे डिपेंड होता है ना कुछ। यहाँ पे बताओ क्या होगा, जीरो। चार मैंने यहाँ पे मैंने आपको जो मॉलिक्यूल दिया है 1 2 3 4, नया डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होगा, ठीक। या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस, ऐसे भी निकालते हैं ना अपन, बहुत बार ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ। μ1 प्लस μ2 प्लस 2 1 μ2 cos थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है ना, थीटा 0 180 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, एडिशन एक सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि बताओ इन चारों कंपाउंड में से कौन सा या सीक्वेंस ऐसा है आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट का, या फिर नेट डाइपोल मोमेंट आपको कहाँ पे जीरो मिल सकता है और कहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा, बताओ। डी में तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 मिलेगी, पहले वो वाले तो बताओ, clear है। पहले वाले डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट नहीं इक्वल होगा। टू जीरो, हाँ ठीक है। सेकंड में बताओ जरा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो, सी में भी नहीं होगा। सी में भी बिल्कुल डायरेक्शन आप देख लो, इसका ये जा रहा है, इसका ये जा रहा है, बिल्कुल इसमें देख लो आप, ये होगा। वाला केस। तो यहाँ पे नाइन डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, लेकिन एक केस और आएगा आपके, वो H2 अच्छा लोन हाँ नहीं पेयर्स नहीं नहीं की। नहीं, H2 वाला नहीं, आपका OH वाला फिनॉल वाले केस हाँ आते हैं, हाँ फिनॉल वहां पे वाला। आंसर बदलता है, वहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ना, ऑर्थो देखो अगर अगर आपके पैरा पोजीशन पे बना 4 पे लगा हुआ है, अगर आपका OH, तो वहां पे ऑक्सीजन को भी ना हम लोग काउंट करते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, हाँ और उसके तो बेस पे सेम वहां पे डायरेक्शन डाइपोल नॉट में। इक्वल टू जीरो आता है। हाँ यस। हाँ वो वाला केस प्लीज ध्यान रखना, वहां पे गलती करते हैं बच्चे बहुत बार, सीधा करते हैं कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डाइपोल आपको जीरो मिल गया, ठीक है। तो सीधा हम आंसर टिक कर सकते हैं, ये आपका नेट इस तरीके से आपको डिफाइन हो जाए, क्लियर है। यस सर। चलो ये बात ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये आपका यहाँ पे वैल्यूज भी दे रखी है, और बेटर आपको समझ में आ जाएगा, दो दो क्लोरीन दे रखे हैं, और तो पैरा एंड मेटा पे, तो इसका इधर जाना चाहिए, यहाँ पे इसका नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ से आएगा, बॉन्ड एंगल थीटा, थीटा के बेस पे कहानी होती है, ठीक है, इसका नेट यहाँ पे आएगा, इसकी बात करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसको सीधा कैंसिल कैंसिल होगा। आउट, आपका डाइपोल मोमेंट जीरो। यहाँ पे इसका देखो कितना आ रहा है, 2.54,
यहाँ पे कितना आ रहा है 1.72। 1.7 तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल कहाँ पे अधिक दिख रहा है और कहाँ पे कम दिख रहा है? बॉन्ड एंगल सबसे इसमें तो ज्यादा तो लास्ट में दिख रहा है 180 है। हाँ, जहाँ पे देखो, जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, डाइपोल मोमेंट वहाँ पे कम। कम इनवर्स ठीक है, रिलेशन। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल कहाँ पे? तो cos थीटा होता है ना, cos थीटा इसके। यस, तो जहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बस हो गया ना आंसर। तो सीधे सीधा टिक कर सकते हैं। अब देखो इसी की बात हम लोग कर रहे हाँ हैं। यस। ठीक है, आपका एग्जाम्पल भी आ गया सामने। देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं बता रहा था वही सीन पूरा पूरा चलता है। अगर आप यहाँ पे OH की तरफ देखो ध्यान से, तो क्या आपको दिखेगा? यहाँ पे जैसा हमने बताया था कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको नेगलेक्ट नहीं करनी है ना, वो भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी। हम्म। तो देखो OH H की बात करो तो इधर से इधर मूवमेंट होगा, होगा ना। हाँ और नीचे कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन है, तो ऊपर टू बार ऑक्सीजन जाएगा ना। इधर देखो तो यहाँ पे नीचे इसका इस तरफ होगा, करेक्ट है ये? करेक्ट है। हमें सारे के सारे डायपोल मोमेंट को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। मैंने बहुत बारी क्या होता है ना कि बच्चे OH के बीच के बॉन्ड को देखते ही नहीं है, वो यूं मानते हैं उसको कि सर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आंसर इज जीरो। बट भाई इसका भी तो चेक करो, OH ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, वहां भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलती होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जनरली आपका जो डायपोल मोमेंट दिख रहा है ना, म्यू इक्वल टू 0.000 दिख रहा है ना इस तरीके से, तो ये इसका नहीं होता आंसर। दिखना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। बट इसमें जो टोटल डायपोल मोमेंट आपका ये आता है, ये दिख रहा है आपको, नेगेटिव में दिख रहा है। ये एक्चुअली हाँ निकाली गई वैल्यूज हैं, -34,395.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये इतना आपके यहाँ पे इस तरीके से टोटल एनर्जी आपकी पूरे मॉलिक्यूल्स की डिफाइन है। अगर एनर्जी डिफाइन है तो मतलब इसमें पोलैरिटी है, हाँ पोलैरिटी है। अगर यहाँ भी एनर्जी दिख रही है तो यहाँ भी पोलैरिटी है। यस। ठीक है, अगर पोलैरिटी है तो आपका जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। समझ में आया कि नहीं हाँ आया? तो हाँ फिर हाँ हाँ। इस केस, हाँ, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मुझे बताना ध्यान से हम्म, कि ये वाला और ये दोनों तो क्या होंगे? अपोजिट होंगे, हाँ यस। होंगे ना। ये इसकी देखो, इसमें तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें ये जा रहा है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकता था ना। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ OH, क्या OH स्टेप फॉरवर्ड इस तरीके से बॉन्ड रहता है? नहीं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं ना। यस। बताओ मुझे, ऑक्सीजन के लोन पेयर को भी तो नहीं छोड़ सकते ना हम, दो लोन पेयर्स होंगे ना इसके पास, हाँ तो लोन पेयर्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितने, सुनो, लोन पेयर के साथ डाइपोल मूवमेंट एक आएगा, OH के बीच में डाइपोल मूवमेंट आएगा, बेंजीन का कार्बन और ऑक्सीजन उसके बीच में डाइपोल मूवमेंट आएगा। हम्म तो इसमें ऑक्सीजन और बेंजीन वाले डाइपोल मूवमेंट अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होते, ऊपर OH वाला नीचे OH वाला, उसके लोन पेयर के साथ वाला, वो डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होते। जब वो कैंसिल नहीं होते ना, तो इससे डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो आता है। हाँ बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है, ध्यान से देखना। अगर सिंपल ये मॉलिक्यूल दिया गया है ना, जनरली ऐसे ही मिलता है लिखा हुआ OH, तो सीधा आप बोल देना कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा? एक्सपेक्टेड जीरो है, बट एक्सपेक्टेड जीरो होगा नहीं, डायपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब उसमें केस में क्या होता है वो समझना। अगर हाइड्रोजन इतना इतना नीट में करता नहीं, इतना नीट में डेप्थ में जाता नहीं है, लेकिन एडवांस में जाता है। देखो आपको नीट में ये वाला लिखा मिलेगा इस तरीके से OH, सीधा आंसर टिक कर देना कि सर डायपोल मोमेंट आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगा, बस। ठीक। अब अगर थोड़ा और एक्सटेंड करेगा तो क्या कर सकता है? अगर एमसी के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें तो ये कर सकता है कि दोनों OH को इस सेम डायरेक्शन दे दे, ऐसा, ये वाला डायरेक्शन हम्म। दिख रहा है ना, OH ऐसा हाँ हाँ सेम साइड से आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये इसके अपोजिट दिख रहा है, समझो ध्यान से। मतलब ये हाँ। क्या इसी ट्रांस ऐसी कंडीशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो? एक तो दोनों साइड से OH सेम आ रहा है। अब इसको ऐसे ही बना लो कि यहाँ पे इस तरीके से भी, कि ये आपका बेंजीन है, इसको ऐसे भी बना लो। ये तरीके समझ लो, यहाँ पे ना आपको कैसे कैसे कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और ये जनरली ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता हर किसी को, बस सिर्फ OH देखते हैं और आंसर करते हैं टिक। अब यहाँ देखना, अगर ये दोनों देखो ध्यान से सेम साइड में दिख रहे हैं ना, यस। क्योंकि या तो डायरेक्शन वाली कहानी होती है ना डाइपोल मोमेंट में। हम्म। और अगर यहाँ पे OH जैसे नहीं, देखो केस समझो, केस कितने बन रहे हैं, ये वाला केस बराबर है, कोई इसमें इशू नहीं है। एक केस और लेते हैं जरा इसी का, ये वाला केस देखना ध्यान से, यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके से, एक OH इधर और एक OH इधर, समझो ध्यान से। हम्म। ये तीनों केस अलग है ना? नहीं, ये दोनों केस सेम है, पहले वाला, हाँ ये वाला केस अलग है। हालांकि ठीक। मॉलिक्यूल का नाम तो सेम होगा,
पैरा पे लगे हैं दो आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप, नाम तो सेम होगा आयोपेक, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डाइपोल मोमेंट आपकी क्या है, वो एक आपकी डायरेक्शन को भी डिफाइन करने वाली क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ। डायरेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सिसो ट्रांस में नहीं करते ना, सिसो ट्रांस ये वाला केस अगर पढ़ा है एल्कीन वाला, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, जीरो नहीं आता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का आयोपेक नेम नोमेनक्लेचर तो सेम होगा दोनों का, क्या होता है? सिसो यस। ट्रांस लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर डायरेक्शन के लेवल पर अगर बात करोगे, तो डायरेक्शन वाला मतलब एक ये वाला मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल, अगर सेम डायरेक्शन में ओएच रिप्रेजेंट किए गए हैं और उसने क्लियर किया हुआ है, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो आएगी और पॉजिटिव में आएगी, ये बात आप समझ लें। ठीक है। अगर उसने डायरेक्शन बदल दिए हैं, सिर्फ ओएच लगा के दे दिया है, तो कहानी अलग है। अगर उसने इस तरीके से अरेंज करके दे दिया, और ऐसे अरेंज करके दे सकता है, और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा, और मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं यहीं पे। इन फर्स्ट और सेकंड वाले केस में डाइपोल मोमेंट आपका कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो। पॉजिटिव में आएगा। लेकिन इस वाले केस में आपका डाइपोल मोमेंट क्या जीरो आएगा, है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। जीरो। ये इंपॉर्टेंट कहानी, ठीक है। अगर सिंपल दे दिया गया इस तरीके से तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछेगा तो आप उसको जीरो पुट कर सकते हो, क्योंकि इसमें उसने हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पहला वाला केस ये दोनों हो गए, दूसरा वाला केस ये हो गया, और तीसरा केस आपका ये होगा। आपको कहाँ पे नहीं नॉट इक्वल टू जीरो पुट करना है, कहाँ पे जीरो पुट करना है, कहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड जीरो पुट करना है, ये तीन बात समझ लो। ये फैक्चुअल जीरो है, ये रियल जीरो है, ये एक्सपेक्टेड जीरो है, और ये आपका आपका फिक्स एकदम पॉजिटिव वैल्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है। ये तीनों केस क्लियर हो गए? हाँ सर। ओके, ये क्वेश्चन है इजी, देख लो जरा, आंसर बताओ मुझे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Yes. आपका डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा एन की वैल्यू ज्यादा, डेल्टा एन की वैल्यू ज्यादा ना, तो वही डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। आंसर इज एचएफ। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? बताओ आंसर। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। हाँ बताओ। एक सेकंड। CH3Cl वहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, और चार्ज भी ज्यादा है। हम यहाँ पे हमारे पास डाटा कुछ है CH3 नहीं, बस एक्सपर्ट आंसर निकाल सकते हैं। कार्बन CH3 सब जगह सेम है, बट डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन। बट मैंने पूछा है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, क्या फ्लोरीन का होगा, क्या क्लोरीन का, क्या ब्रोमीन का, क्या आयोडीन का? CH3 के साथ लगे हैं ना। क्लोरीन का तो ज्यादा होगा बट डिस्टेंस कम होगी ना, बिकॉज ऑफ साइज। और क्लोरीन का चार्ज अगर कम होगा बट साइज उसके कंपेयर टू ज्यादा होगी, इसलिए CH3Cl इज द आंसर। चार्ज की बात करोगे तो -1 -1 -1 -1 हर जगह है, चार्ज तो सेम है ना, माइनस में हर जगह, चार्ज में कुछ नहीं है। अब बाकी चीज हाँ। क्या बची है, साइज। साइज के बेस पे तो आंसर बनेगा। क्लोरीन बहुत छोटा यस। साइज का, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। तो हम तो बोलेंगे कि यहाँ पे हेलोजन वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे आपकी डोमिनेट करती है, तो हम सीधा बोलेंगे कि सर फ्लोरीन वाला एक्सपेक्टेड आंसर मेरा बन रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन CH3 वाले पार्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो वैसे भी सर ना, कार्बन की तरफ ही हाइड्रोजन का आपका डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा, इसके इधर, इसका इधर, इसका इधर, और सामने फ्लोरीन है वो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बट घर नहीं है इसके पास, खाली वैकेंट ऑर्बिटल। वीकेंड ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड आंसर आपका ये बनेगा, बट रियल आंसर आपका ये है CH3। क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लो सीक्वेंस, ठीक है। एनसीईआरटी का भी यहाँ पे है, पेज नंबर आ जाएगा 286 12th में, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है, सबसे अधिक किसका होगा बताओ, HF का। ये अच्छा। ऑर्डर ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आता है। देखो इसमें, देखो ये रिजल्टेंट मैंने वैल्यू भी यहाँ पे आपको लिखी है, तो और आपको ये चीज समझ में आएगा। वन देखो है ना, CH3F और CF3Cl में बहुत डिफरेंस नहीं है ना डाइपोल मूवमेंट का। नहीं है। हाँ, बस एक अंतर कहां से बनता है कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास नहीं होते हैं, बस ये कहानी बनती है डिफरेंस का। इसलिए यहाँ पे 1.860, अगर आप डेसिमल की अप टू 1 प्लस देखो तो आंसर सेम मिल रहा है ना, इसका भी सेम, इसका भी सेम, बस इसका अलग मिल रहा है ना। नेक्स्ट देखो, अगर देखो यहाँ पे मैं हेलोजन बढ़ाता हूँ तो फिर आंसर कैसे बदलेगा, CCl4 का 0 बताया था ना मैंने आपको, क्रॉस हो जाता है।
और ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल करेगा ना, जैसे CH क्लोरोफॉर्म को देखो आप, हाइड्रोजन एक Cl, दो Cl और तीसरा Cl होगा ना, ये सब कैंसिल करेगा, बस ये बचेगा सिर्फ। हाँ सीजर वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर जाने पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, आपको अधिक मिलती जाएगी। क्लियर है क्या? ये इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और सॉल्व हो जाएगा। यस। एक क्वेश्चन और पूछूं मैं, आप बताना। आपको हम्म प्रेडिक्ट करना है जीरो और नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है? कुछ मॉलिक्यूल्स में दे रहा हूँ, जैसे मैंने दिया है BeCl2, बताना जीरो किसका है, नॉन जीरो जीरो किसका है। जैसे मैं दूं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं जीरो दूं होगा। BF3, इसलिए मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। एक मैं आपको देता हूँ CH4, बताओ किन किन का जीरो। फर्स्ट का, सेकंड का जीरो है, थर्ड का जीरो है, CH4 का भी जीरो है। सबका जीरो हम्म आ गया ना? ठीक है, अभी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है? ये देखो सब जीरो जीरो, अरे हो गया वही हाँ। क्वेश्चन। यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रेडिक्ट करना है जीरो एंड नॉन जीरो। हाँ ठीक है, वो स्ट्रक्चर वैसे ठीक है। ये भी देख लो, HCF4 है ना, लॉन प्लस का अभी होता है, कैंसिल आउट करेगा, ये इसको ये इसको ये इसको सब कैंसिल आउट। हम्म एक्सी अगर ये वाला केस आ गया तो बताओ, XCF4 करके है, XCF2 दे रखा है, तो कैसे, ये इसको ये इसको, इसका नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे, ये हाँ इधर है, इसको कैंसिल आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ट्रायंगल बनेगा ना बीच में, तो इन दोनों का नेट इधर आ जाएगा, इसका इधर तो आएगा, ये इसको कैंसिल आउट, फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल आउट कर देगा, आंसर इज हम्म जीरो। PCl5 में समझ में आएगा, PCl5 कैसे, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, ये ट्रायंगल बन जाएगा, हाँ एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ये इसको फिनिश करेगा, इन दोनों का नेट यहाँ पे आएगा, आएगा ना, यस। ठीक है, ये इधर जाएगा, आंसर जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, SO2 एंड वाटर इज पोलर, व्हाई? सीओ CO2 की तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, तो फिर वो तो कैंसिल करेगी। ठीक है, और SO2 में तो लोन पेयर आ जाएगा, इन दोनों का जो भी नेट इधर केस आना होता है चाहिए, ना। हाँ वो कैंसिल आउट नहीं होता, सेम मैग्नीट्यूड ये नहीं है। ऊपर जा रहा है, फिर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, हाँ लोन कैंसिल पेयर्स नहीं होगी। और यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज इन दोनों का नेट जो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिक होगी ज्यादा। यस। इससे, इसका जो मैग्नीट्यूड, हाँ सही है, हो गया ना आंसर ये। और यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन याद है ना, अभी जो पढ़ाया था आपको, बेंजीन वाला, ऑर्थो और पैरा मेटा वाला, ये वाला। अच्छा, इसमें बताओ म्यू, अगर क्वेश्चन म्यू एक्सपेक्टेड कितना टिक करना है, बताओ म्यू एक्सपेक्टेड अगर लिख के आया क्वेश्चन में, कितना टिक करना जीरो। होगा, जीरो। हम्म और म्यू एक्चुअल अगर क्वेश्चन में लिखा है तो क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव वैल्यू। बस बस यही तो याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, जीरो करूं कि जीरो ना करूं, जीरो करते हैं अधिकतर, और मैं एक्चुअली वो पूछेगा, क्योंकि जो आपको नहीं आता वही तो पूछेगा, हम्म इसलिए पूरे तीनों केस मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ओके, इसके बाद अब देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स, तभी तो नेक्स्ट थ्योरी एमओटी आएगी ना, हाँ तो बताओ इसके ड्रॉबैक्स, पहली ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन वाली कहानी तो बहुत ही अच्छे से पता होगी, यस। ठीक है? तो ऑक्सीजन का जो नेचर है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक, बट शो होता है कि नहीं करती है होता है? डायमैग्नेटिक आप करती है। बोलोगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सर, ठीक है, हम्म बोलोगे सर यहाँ पे लॉन पे सब के सब पेयर्ड हैं, ऑल आर पेयर्ड, बोलोगे ना? ठीक है, सब पेयर्ड हैं, तो आंसर विल बी डाया, होना बट चाहिए ना। नहीं होता है स्ट्रक्चर में तो। हाँ बट ऐसी कौन बोलती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है, लेकिन एक्चुअली एमओटी वो ऐसा बोलती है कि ये आपका डाया पैरामैग्नेटिक। नहीं है, ये आपका पैरा है। हम्म तो ये डिफाइन नहीं हुआ पाता है, O2 के बारे में डिफाइन नहीं हो पाया था, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पैरा का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही ना? हाँ यस। तो बताएंगे एमओटी के थ्रू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके पास, 16 ना, 8 और 8, हम्म बट अनपेयर्ड कैसे हो गए, ये देखेंगे हम लोग। वो पी सारे से और मुझे तो में इवन टू नंबर में होते पेयर्ड हैं। दिख रहे हैं, बट कैसे अनपेयर्ड होंगे बात करेंगे। नेक्स्ट हाँ इज इनर्टनेस ऑफ N2, N2 जो इनर्टनेस है, तो एमओटी है ना, मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है कि इनर्टनेस, N2 इज इनर्टनेस, बट हम्म इनर्टनेस है, लेकिन इसके पास तो सर लॉन पेयर्स होते हैं ना, तो लॉन पेयर्स यस। की वजह से इतनी तो इनर्टनेस नहीं होनी चाहिए ना। वैसे भी नाइट्रोजन कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ, लास्ट में क्या आता है, 2s to 2p3। 2s2 2p3, 3। ठीक है?
तो फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑब्वियसली आपके लास्ट में क्या दिख रहे हैं, वो तो पेयर दिख रहे हैं ना उसमें, लेकिन आपके लोन पेयर्स जो है ना उसकी वजह से कुछ ना कुछ इसकी एक्टिविटी तो होनी चाहिए थी। इनर्टनेस का जो नेचर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट है आपका फॉर्मेशन, लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ कहानी डिस्कस नहीं है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ठीक। ले दो लिक्विड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डाली जाती है, ये आपकी वेपोराइज होती है, ठीक है, हाँ उसका ये नेचर बताया कैसे था। बदलता है। नेक्स्ट, अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को करते हैं अपन एक्सप्लेन थोड़ा सा एमओटी को। पहले तो एमओटी को ही थोड़ा, एमओटी आ चुकी है एक्चुअली, ठीक है, एमओटी स्टार्ट हो चुकी है, फेलोर्स क्या थे उसके, वो किस तरीके से वो बात करेंगे। तो अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना। बीबीटी ये बोलती है, क्या बीबीटी बोलती है कि कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ है तो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। A molecules is considered to be made up of atoms whereas electrons occupy atomic orbital. Atomic orbital AO is same atoms combined to give hybrid orbitals. ये कौन बोलता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। क्लियर है। बट एमओटी क्या बोलती है, एमओटी बोलती है बट एमओटी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड। रिपीट कर रहा हूं, एमओटी ये बोलती है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आर कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये डिफरेंस है एमओटी का और बीबीटी का। एक डिफरेंस समझ लो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, कोई मॉलिक्यूल बना है वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, पढ़ा था हम लोगों ने, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर उसके हाँ। बाद वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम एटम के आप कंबाइन होंगे और वहां से बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फिर बन जाएगा फाइनली आपका मॉलिक्यूल। लेकिन एमओटी बोलती है कि यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा हम कंसीडर करते हैं टू बी एसोसिएटेड विद ऑल न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल। जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे किसी भी एटम्स के हों, अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा बोला जाता है कि सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन्स किससे एसोसिएट हैं, न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियाई का मतलब ये हो गया है कि वहां पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, सारे के सारे न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपके बीबीटी ने क्या बोला था, बीबीटी ने बोला कि भाई साहब जो सेंट्रल एलिमेंट है ना उसी के साथ कनेक्टिविटी है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन एमओटी बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पूरे मॉलिक्यूल्स में, वो जितने एटम्स प्रेजेंट है हर एटम का अपना न्यूक्लियाई होता है, उनके साथ वो अटैच्ड, इससे ज्यादा स्टेबल डिफाइन होगी ना, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल। इन्होंने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे वो करेंगे कंबाइन और बनाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दो टाइप की बॉन्डिंग होती है आपकी बॉन्ड, एक आपकी सिंपल जो रहती है एंटी बॉन्डिंग और आपकी नॉर्मल बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग वाला ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी के बेस पे है ना, और कैसे होगा उसे हम करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस। ये तो डिफरेंस समझ में आ गया एमओटी और उसका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। हाँ। अब करते हैं कुछ फीचर्स हैं आपके एमओटी के, वो फीचर्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला फीचर आपका आता है एमओटी का, हम बात कर रहे हैं एमओटी की, ठीक है। पहला था इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। मैंने बोला था टर्म एक ऑल न्यूक्लियाई, सभी के साथ वो आपके डिफाइन किए जाएंगे। प्रॉपर्टीज ध्यान देना, एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज पॉलीसेंट्रिक, ठीक है, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक। हम बात कर रहे हैं एमओटी के फीचर की। नेक्स्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्री यहां भी सेम होनी चाहिए और एनर्जी भी कंपेरेबल ही होनी चाहिए, तो ये क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पाउलीज हंस अबव प्रिंसिपल्स रूल्स आर वैलिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीनों रूल्स वैलिड है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसका नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया। हाँ। इसके बाद अब यहाँ देखें लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका किस तरीके से, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सिंपल तरीके से समझते हैं इसको हम लोग। देखो इसमें क्या है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। मैंने बोला था जितने कंबाइन करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल उतने क्या करेंगे आपके फॉर्म करेंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट क्या, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेव फंक्शन, है ना, साइज से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन से वेव की फॉर्म में चलते हैं। तो इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग आने वाली, तो आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सेकेंड आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, मतलब जब आपके ऑर्बिटल्स, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे,
जब आपके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद दो टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला बन सकता है बॉन्डिंग बीएमओ बन सकता है, और दूसरा क्या बन सकता है, ईबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? एक सेकंड रुकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो यहाँ पे आपके अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, दो पॉसिबिलिटीज है। तो बीएमओ बन सकता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, स्टेबिलिटी अधिक होती है। नाम है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी अधिक होगी। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लेसर स्टेबिलिटी। तो ध्यान सुनना, एटम ए में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ साई, इस वेव फंक्शन। दिस इज वेव फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। वेव फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो वेव की फॉर्म में, स्टूडेंट वेव क्वेश्चन पढ़ी होगी आपने सब कुछ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव की फॉर्म में आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसका मैंने बोला है साई है। अरे वेव चलती है ना ऐसे, होती है ना उसकी, ये सब होता है ना यूं, साइन या फिर आपके कोसाइन, यही तो होता है ना। हाँ, क्रस्ट एंड ट्रफ। जहाँ पे वेवलेंथ आएगा, हाँ ये सब बिल्कुल। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी ना आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यस। अरे वहां से वो निकल के आते हैं ना, क्वांटम नंबर्स निकल के आते हैं। हाँ पढ़ा है। नहीं पढ़ा हो तो बाद में बता देना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं, मैं यही लाइन बोलता हूँ, नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, मैं आपको डेप्थ में पढ़ा दूंगा। हर किसी को अपने भी लेवल की चीजें पता होती हैं, वो मैं बता। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या तो पॉजिटिव हो जाए, अगर दो वेव फंक्शन की एनर्जी को, अगर मैं वेव फंक्शन को मैं ऐड कर दूंगा, ऐड किसको करूंगा, ऑब्वियसली उसके, किसको, इस पॉइंट, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये क्या है, बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो तो पूरी होती है ना, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेस, वो तो क्रस्ट है ना। अरे और एक इसको क्या ट्रफ है। बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। क्रस्ट रफ नहीं, वो सिंपल डेफिनेशन में वर्ड आता है। मैं ये बोलूँ पैरामीटर, जो पैरामीटर्स करते हैं ना वेव में, पैरामीटर्स, तो ये क्या है, एनर्जी है क्या, कि एम्पलीट्यूड है, कि वेवलेंथ है, क्या है ये, वेवलेंथ होगा। कि वेव नंबर है, डिस्टेंस होता है, वेव नंबर नहीं है। तो क्या है, एम्पलीट्यूड ही है। नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं होता, वो तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ होता है। मतलब ये ये क्या बोलोगे है? यहाँ से यहाँ तक, नहीं, वो नहीं है। मतलब अच्छा अच्छा, आप ये बताना चाह रही हो यहाँ से लेके यूं सक्सेसिव मतलब क्या है, एक ये और एक ये, इनके बीच की हाँ डिस्टेंस, हाँ। ये होता है लैम्डा। हम्म, ये लैम्डा वेवलेंथ, लेंथ, वही तो एम्पलीट्यूड होती है। क्या वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सेम होता है? नहीं। अरे जितनी एनर्जी होती है मैक्सिमम जिसका, जो फॉर्म करता है ये होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। टाइम पीरियड, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, लेंथ 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 डिस्टेंस वेवलेंथ। बाकी ये जो मैक्सिमम ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर है क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? सर एक सेकेंड। थिंक कर लेना, बाद में अभी टाइम है, ठीक है, और बता देना मुझे। चलो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन कर देंगे, दो वेव फंक्शन होंगे, एक वेव फंक्शन ये है ए का, और दूसरा वेव फंक्शन आपका ये है बी का। दोनों को उठा के ऐड, तो ऐड यही करूंगा मैं, यही ऐड करूंगा, इन दोनों का ये ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा, कुछ रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, तो ज्यादा क्या आएगा सर, यूं आएगा, ऐसे आएगा ना, तो वो रिजल्टेंट हाँ। बताऊंगा। तो वहां से क्या बनेगा, बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग माइनस करेंगे, इन दोनों में से जिसका अधिक ठीक होगा है। या दोनों का बराबर होगा तो वो इक्वल में जीरो भी आ सकता है, जो बड़ा छोटा होगा तो माइनस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन जब करते हैं ना तो बनता है एंटी बॉन्डिंग।
और जब एडिशन करते हैं तो वेव फंक्शन को बॉन्डिंग। आपको मिलता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में तो कोई ये देख रहा, बॉन्डिंग में ये है, एंटी बॉन्डिंग में है, अलग अलग है, वैसे भी आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा। चलो आप समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। ये देखो हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पढ़ा होगा अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पाए इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, छोड़कर वेव इक्वेशन के बाद यहाँ पे सब कुछ डिफाइन होता है। तो बट यहाँ पे आपका जो साई स्क्वायर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का आता है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साई ए प्लस। ये साई भी जो है ना वो आपका इंटीग्रल ओवरलैप, वो जो ओवरलैप इंटीग्रल पार्ट होता है। नीचे में देखेंगे अगर मैं यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहा हूँ उसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाला बॉन्डिंग का है बीएमओ का है, नीचे वाला एबीएमओ का है। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे साई एमओ के बारे में तो हम क्या देखते हैं कि जो साई ए प्लस माइनस हम बोल सकते हैं साई बी, अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने क्योंकि प्लस एक जगह माइनस है, रिजल्टेंट में ऐसे बना सकता हूँ। अब यहाँ से जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम ये कहता है कि भाई साई ए की एनर्जी यहाँ पे है, साई बी की एनर्जी यहाँ पे है। दो ऑर्बिटल्स है ना, एक मान लो ए एटॉमिक ऑर्बिटल, एक आपका बी। तो ए का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, बी का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों के दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं। और फिर दोनों को मैंने कंबाइन करना स्टार्ट किया, कंबाइन किया तो एक बार नीचे पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ये हो गया आपका क्या प्लस हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी ना भाई। इसकी एनर्जी देखो यहाँ पे आएगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इनकी एनर्जी नीचे आ रही है और इसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ऊपर वाला क्या है देखो, ऊपर वाले की एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। एनर्जी मान लो जो भी है, नीचे वाले की एनर्जी तो और कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी अधिक। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा पीएमओ, ऊपर वाला क्या हो जाएगा एबीएमओ। बात समझ में आ रही है? एनर्जी के बेस पे बता दिया मैंने सीधा। तो अब यहां से अगर जब हम एनर्जी की जब बात करेंगे तो सिग्मा मतलब ये बॉन्डिंग वाला, तो ये साई ए प्लस साई बी, ऊपर वाला साई ए माइनस साई बी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट। एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव हाई एनर्जी देन दैट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और नीचे बॉन्डिंग वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैज एनर्जी लोअर देन द दैट ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे ये डिफरेंस की बात करूं तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग, ऊपर वाला डेल्टा, यहाँ पे मैं डेल बी लिखा है, नीचे मैंने डेल ए लिखा है। तो हमेशा डेल बी की जो वैल्यू आती है वो आपकी अधिक आती है एज कंपेयर टू डेल ए। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है? हाँ। तो ऊपर लिखा भी है देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। यस। चलो टाइम हो गया है पूरा।